नमस्कार दोस्तों, हिंदी परिचय में आप सभी का स्वागत है। बादल को घिरते देखा है कवि जिसके कवि हैं नागार्जुन। ठीक है, और इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आई थिंक आप सभी के पास में आपकी किताबें होंगी, और ये जो आपकी किताब है काव्य खंड से जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका चैप्टर है, यानी कविता है बादल को घिरते देखा है। और इसके कवि के बारे में पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं। ये जो कवि हैं जिनका नाम नागार्जुन है, इनका जो वास्तविक नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था, और इन्हें यात्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अपनी मातृभाषा मैथिली में ही इन्होंने ज़्यादातर रचनाएँ की हैं। ठीक है, तो ये इनका बेसिक वो है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो करेंगे हम हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट पर। और जैसे कि पहला काव्य खंड दे रखा है, जहाँ दिया हुआ है अमर धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। यानी अमल का मतलब होता है स्वच्छ, और धवल का मतलब होता है सफ़ेद। गिरि का मतलब शिखर, गिरि का मतलब पर्वत, और शिखर का मतलब होता है उनकी जो चोटियाँ हैं। ठीक है, यानी कि अमल और धवल यानी कि स्वच्छ और सफ़ेद पहाड़ों के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। यानी कि कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं प्रकृति का, जिन्होंने हिमालय पर्वत पर जब उन्होंने बादलों को घिरते हुए यानी कि आते हुए, या कहें कि हिमालय पर्वत के ऊपर बादलों को मंडराते हुए देखा, तो उन्हीं का नागार्जुन ने अपने शब्दों में वर्णन किया है। जहाँ कहा जा रहा है अमर धवल गिरि के शिखरों पर, यानी कि स्वच्छ और निर्मल हिमालय पर्वत के ऊपर बादलों को कवि ने घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है। छोटे छोटे यानी कि छोटे छोटे जो मोती जैसे छोटे, उसके शीतल तुहिन कण यानी कि जो तुहिन का मतलब होता है ओस की, और कण का मतलब होता है बूंदे, यानी कि छोटे छोटे मोती जैसे जो ओस की बूंदे हैं उनको कवि ने घिरते हुए या कहें कि गिरते हुए देखा है मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर। मान सरोवर यानी कि ऐसा कहा जाता है, ऐसे बोला जाता है कि जो हिमालय पर्वत है वहाँ एक मान सरोवर है। ठीक है, और उन्हीं मान सरोवर में उन्होंने क्या देखा है कि कमल खिले हुए हैं, स्वर्णिम यानी कि सोने जैसे जो कमल हैं वो खिले हुए हैं, और उनके ऊपर ओस की बूंदों को गिरते हुए बादलों को घिरते हुए कवि के द्वारा देखा गया है। तो मुझे लगता है कि आपको पहले वाले काव्यांश का मतलब समझ में आया होगा। आप कहें तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। यानी इन शॉर्ट कहा जा रहा है कवि के द्वारा कि कवि ने जो हिमालय पर्वत है उनके ऊपर बादल घिर रहे हैं, बादल है उन्हें देखा है। यानी हिमालय पर्वत के आसपास का जितना भी वातावरण है उसका कवि के द्वारा वर्णन किया जा रहा है कि सफ़ेद सफ़ेद और स्वच्छ जो बादल हैं जो हिमालय पर्वत है उनके ऊपर उन्होंने बादलों को घिरते हुए देखा है। और साथ ही साथ जो मान सरोवर है, ठीक है, उसमें कमल खिले हुए हैं, और उन कमलों के ऊपर क्या है ओस की बूंदें गिरी हुई हैं। वो ओस की बूंदें गिर रही हैं, उनको कवि ने क्या देखा है गिरते हुए देखा है। यानी कि प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। दूसरे वाले में कहा जा रहा है, दूसरे वाले काव्यांश में कहा जा रहा है तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग का मतलब होता है ऊंचे, और हिमालय यानी हिमालय के कंधों पर, यानी कि हिमालय पर्वत जो है उसमें क्या है ऊंचा है जो हिमालय पर्वत, उसके ऊपर छोटी बड़ी कई झीलें, कई प्रकार की छोटी और बड़ी झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, और उनके यानी कि जो हिमालय पर्वत है वहाँ उसकी श्यामल नील, श्यामल का मतलब होता है और नील मतलब नीला, सलिल का मतलब होता है जल। यानी कि जब कोई भी पानी गहरा होता है तो कैसा लगता है हमें नीले और काले रंग का लगता है। हिमालय पर्वत की जो जल है वो कैसा है गहराई में है, इसलिए कैसा लग रहा है यानी कि काला और नीला लग रहा है। तो कहा जा रहा है कि तुम हिमालय के कंधों पर, हिमालय पर्वत की जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं उनके ऊपर कई छोटी बड़ी पानी की झीलें हैं जो कि
कैसी लग रही हैं? नीली और काली लग रही हैं जल के कारण। समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल, और जो कि समतल देशों से यानी समतल का मतलब होता है जो मैदानी देश यानी कि इलाके, ठीक है, यहाँ देशों से मतलब इलाकों से है। तो कह रहे हैं कि समतल देशों से आकर यानी मैदानी इलाकों से आकर पावस की उमस से आकुल। पावस का मतलब होता है जो ऋतु है उसके बारे में कहा जा रहा है। पावस यानी कि वर्षा, ठीक है, वर्षा ऋतु में की उमस, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बारिश का मौसम होता है जब उसमें क्या होता है कि उमस ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं, बेचैन होने लगते हैं। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि समतल देश से आकर यानी मैदानी इलाकों से आकर पावस ऋतु की उमस में से आकुल। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु में जो उमस होती है उससे व्याकुल होकर तिक्त मधुर विसंतु कोसते। तिक्त का मतलब होता है कड़वे और मधुर का मतलब होता है मीठे, यानी कि कड़वे और मीठे। विसंतुक का मतलब होता है तंतु या कहें कि रेशे। यानी आपने देखा होगा जो कमल होता है, कमल जब पानी में खिलता है, आपको पता है तालाब में खिलता है, तो उसमें क्या होती है, एक नाल होती है उसकी, यानी कि कमल की एक क्या होती है, एक पाइप जैसा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कई रेशे होते हैं। तो उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि तिक्त मधुर विसंतु खोजते। तिक्त यानी कि कड़वे और मधुर यानी कि मीठे तंतु खोजते हुए हंसों को तिरते देखा है। हंसों को यानी कि उस जल में हंसों को क्या करते देखा है, तिरते यानी कि तैरते हुए कवि के द्वारा देखा गया है। कब? जब बादल घिर रहे थे, यानी हिमालय पर्वत पर क्या देखा हमने, कवि ने यानी नागार्जुन ने देखा कि जो बादल हैं वो कैसे हैं, घिर रहे हैं, और हिमालय पर्वत के कंधे जो हैं या कहें कि जो चोटियाँ हैं वो कैसी हैं, ऊंची ऊंची हैं, और उन्हीं हिमालय पर्वत के आसपास क्या है, बहुत सारी कई पानी की झीलें हैं जो कि स्वच्छ और निर्मल जल है, जिसके कारण वो कैसी लगती हैं, काली और नीली नज़र आती हैं जल की। और ऐसे ही जगह पर उन्होंने क्या देखा कि कई हंस जो कि समतल यानी कि मैदानी इलाकों से आ जाते हैं। कब आते हैं? जब वर्षा ऋतु में उमस बढ़ जाती है, उस समय जो हंस हैं वो क्या करते हैं कि ठंडक पाने के लिए, गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हिमालय पर्वत पर आ जाते हैं। ऐसे ही हंसों को तैरते हुए, है ना, कड़वे और मीठे फल की तलाश में उस जल में तैरते हुए कवि ने क्या किया, उन्हें देखा है। और ऐसे ही उसी प्रकृति का जो है कवि के द्वारा यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इन दोनों में काव्यांश में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको एक बार दोबारा उसे बता दूँगी, ठीक है। अगला कहा जा रहा है तीसरे काव्यांश में, कह रहे हैं ऋतु वसंत का सुप्रभात था। ऋतु यानी कि जो ऋतु या कहेंगे जो मौसम है, और बसंत यानी कि बसंत का मौसम यानी कि फरवरी के आसपास का जो महीना था उसका वर्णन है। कह रहे हैं ऋतु बसंत का सुप्रभात था। सुप्रभात यानी कि सुबह का समय था, और किस मौसम में, बसंत ऋतु के मौसम का यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि सुबह सुबह बसंत ऋतु का मौसम था, उस सुबह का वर्णन है। और कह रहे हैं कि मंद मंद का अनिल बह रहा। मंद मंद यानी कि धीरे धीरे, अनिल का मतलब होता है हवा। हवा क्या थी, बह रही थी, यानी सुबह सुबह के समय बसंत ऋतु के मौसम में क्या था कि धीरे धीरे हवा बह रही थी। बाल अरुण की मृदुल किरणें थी। बाल अरुण, बाल का मतलब होता है बच्चा, और अरुण का मतलब होता है सूरज, यानी कि बाल अरुण यानी कि जो सूरज, ऐसे सूरज का वर्णन है जो क्या है, अभी अभी उगा है। बाल अरुण की मृदु किरणें थी। मृदु का मतलब होता है प्यारी प्यारी, या कहेंगे मीठी मीठी किरणें थी। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो वो कैसा होता है, जब बहुत ही स्टार्टिंग में जब वो उगना शुरू होता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही मन को अच्छी लगने वाली होती हैं। तो और उस समय क्या होता है, सुबह का समय होता है, तो हवा भी धीरे धीरे चल रही होती है। खास करके फरवरी के आसपास के मौसम में ऐसा जब होता है तो हमें वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। तो उसी का वर्णन यहाँ कहा जा रहा है कि बसंत ऋतु थी, सुबह का मौसम, सुबह का समय था, और उस समय क्या था, धीरे धीरे हवा चल रही थी, और साथ ही साथ जो सूरज, ऐसा सूरज जो अभी अभी निकला था, उसकी मधुर मधुर जो किरणें थीं वो थी अगल बगल स्वर्णिम शिखरों से। अगल बगल यानी कि हिमालय पर्वत बीच में था, और उसके आसपास जो थी क्या थी, वो उसके ऊपर जो शिखर थे, हिमालय पर्वत के आसपास जो शिखर थे उनमें क्या थी कि वो सूरज की किरणें
गिर रही थी, या कहें कि वो जब पड़ती थी हिमालय पर्वत के आसपास के शिखरों पर सूर्य की किरणें, तो कैसी लगती थी? स्वर्णिम शिखर थे एक दूसरे से। स्वर्णिम शिखर थे यानी कि जब वो किरणें जो आसपास के शिखर पर पड़ती थी, तो सूरज की रोशनी की वजह से, उसकी चमक की वजह से वो शिखर कैसे लगने लगते थे? स्वर्णिम, यानी कि सोने के समान वो लगने लगते थे। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, और ऐसी उस आगे की पंक्तियों में उन चीज़ों का वर्णन है कि जहाँ पर एक पुरानी मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि एक बार एक चकवा और चकवी, एक पक्षी होते हैं चकवा और चकवी भी, ठीक है, वो लोग राम जी के ऊपर एक बार उन्होंने हंस रहे थे, क्योंकि जो राम जी थे वो सीता से जब वो सीता जी को जब हरण करके ले जाया गया था, तो क्या हो गया था कि उनके द्वारा जो है सीता को जब ढूंढा जा रहा था राम जी के द्वारा, तो वो बहुत दुखी थे। तो चकवा चकवी राम जी के ऊपर क्या करने लगे? उन्हें देखकर, उनकी विरह दशा को देखकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो राम जी ने इस बात से दुखी होकर, क्रोधित होकर उन चकवा चकवी को क्या दे दिया था? श्राप दे दिया था कि चाहे कुछ भी हो, आप दोनों क्या करेंगे, यानी आपकी पूरी जो जाति है, या कहेंगे आप जो चकवा चकवी हैं, ऐसे क्या होगा कि आप जीवन पर्यंत रात्रि के समय कभी भी एक साथ रह नहीं पाएंगे। यानी कि दिन में तो आप लोग एक साथ होंगे, लेकिन रात्रि के समय मेरे के द्वारा आपको श्राप दिया जाता है कि क्या होगा कि आप दोनों को अलग अलग ही रहना होगा। तो वो चीज़ आज भी है, वो श्राप शायद आज भी चल रहा है, क्योंकि जो चकवा चकवी होते हैं, जो पक्षी चकवा चकवी हैं, उनको क्या होता है कि रात्रि के समय जब निकलता है चाँद, तो उस समय उन्हें क्या करना पड़ता है? अलग अलग रहना पड़ता है। वो एक साथ नहीं रह सकते, और इसी की वजह से जब वो एक साथ नहीं रह सकते, तो रात को क्या होता है कि वो लोग किसी विरह में, या कहें कि दुख में, अलग रहने के विरह में या दुख में क्या करते हैं? रोते हैं, ठीक है। तो उन्हीं का आगे इन पंक्तियों में वर्णन है, कह रहे हैं कि एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से, यानी यह चकवा चकवी का वर्णन है कि एक दूसरे से विरहित यानी अलग होकर, अलग अलग रहकर ही जिनको अलग अलग, यानी चकवा चकवी जब अलग रहकर सारी रात बितानी होती है, यानी कि सारी रात उन्हें बितानी पड़ती है। यानी कि चकवा चकवी का वर्णन है कि जो चकवा चकवी हैं, उन दोनों को रात को क्या करना पड़ता है? एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है। निशा काल से चिर अभिश्रापित, निशा काल से यानी कि रात्रि के समय में वो क्या है? चिर अभिश्रापित, बहुत समय से क्या है? अभिश्राप्त है, या कहें कि उन पे जो उन्हें जो अभिशाप मिला हुआ है, उसके कारण उन्हें अलग अलग रात में एक दूसरे से रहना पड़ता है। बेबस उस चकवा चकवी का बंधन, तो ऐसे चकवा चकवी का, यानी रात भर वो अलग रहे, तो वो क्या रहे? रोते रहे एक दूसरे की याद में। तो जब लेकिन सूर्य निकला, क्यों? क्योंकि सुबह हुई, बसंत की सुबह हुई, जब सुबह सुबह सूरज निकला, तो क्या हुआ? वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिले, और जब वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिले, तो क्या हुआ? बेबस उस चकवा चकवी का, यानी कि वो चकवा चकवी जो कि क्या थे? अब तक बेबस थे, एक दूसरे से अलग थे रात में, अब सूरज निकल आने पर क्या हुआ है? बंद हुआ क्रंदन, बंद हुआ यानी कि बंद हो गया, क्रंदन का मतलब होता है रोना। फिर उसने उस महान सरोवर के तीरे, और फिर वो दोनों चकवा चकवी ने क्या किया कि वो दोनों जो चकवा चकवी थे वो उस महान सरोवर के तीरे, यानी कि उस मान सरोवर जो कि हिमालय पर्वत पर है, उस मान सरोवर के तीरे यानी किनारे पर शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। शैवालों की यानी कि एक ऐसी घास की एक परत जो जिसपे क्या होता है? काई जिसे कहते हैं हम, है ना, ऐसी काई के ऊपर उन चकवा चकवी को क्या देखा है? उस कवि ने एक दूसरे के साथ में मिलते हुए देखा है। प्रणय यानी कि प्रेम से, कलह का मतलब होता है लड़ाई, यानी कि प्यार के साथ में, या कहेंगे प्रेम पूर्वक एक दूसरे से लड़ते हुए कवि के द्वारा चकवा चकवी को देखा गया है। कब? जब बादल घिर रहे थे, यानी कि लेखक ने क्या देखा कि बसंत ऋतु का मौसम था, बादल घिर रहे थे, और बसंत ऋतु के मौसम में सुबह सुबह का समय था, जब धीरे धीरे मंद मंद हवा चल रही थी, सूरज अभी अभी निकला हुआ था, और जब सूरज अभी अभी निकला था